डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन खास खबरों के बारे में जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको जिस पहली बड़ी खबर के बारे में मैं बताने वाला हूं वह है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में दिए गए एक भाषण के बाद भारत में उपजे विवाद पर है। $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about, like, voter turnout here? वहां भाषण में उन्होंने कहा था कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत को अमेरिका के द्वारा करीब करीब 21 मिलियन डॉलर की राशि दी गई थी और इस राशि को देने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आपत्ति जताई थी। अब इसके बाद बयान को लेकर भारत के साथ अमेरिका में भी एक विवाद सा छिड़ गया है। आपको हम बताते चले कि अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की ओर से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए की गई कथित फंडिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां सरकार ने इसे देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का गंभीर मुद्दा बताते हुए चिंता जाहिर की है, वहीं देश के एक प्रमुख अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने यूएसएड की फंडिंग के मामले को बांग्लादेश से जोड़ते हुए पूरे मामले का रुख बदल देने वाले दावे पेश किए हैं। तो कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर अपने तथ्यों के साथ जोरदार हमला बोल दिया है। बहरहाल कांग्रेस ने इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है, तो भाजपा ने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और देश की आंतरिक सुरक्षा का उन्होंने एक चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि मियामी में एक भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा, हमें भारत में मतदान के लिए 21 बिलियन डॉलर क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। उन्होंने बड़े ही मजाक के लहजे में और तल्ख अंदाज में कहा, वाह 21 बिलियन डॉलर। मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार ये राशि भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश में चुनावी गतिविधियों के लिए स्वीकृत की गई थी। 21 बिलियन डॉलर का फंड भारत नहीं बांग्लादेश के लिए दिया गया था, स्वीकृत हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से मिले रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि 21 बिलियन डॉलर का फंड भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत हुआ था। आपको बता दें कि इसमें से 13.4 मिलियन डॉलर पहले ही बांग्लादेश में वितरित किए जा चुके थे। इस राशि का इस्तेमाल जनवरी 2024 के चुनाव में राजनीति और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये फंड बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाने के पहले 7 महीने पहले जारी किया गया था। इस मामले में हम आपको बता दें कि एक सुरक्षा एजेंसी है डॉज की ओर से एक चिन्हित यूएसएड का 21 बिलियन डॉलर का अनुदान बांग्लादेश के लिए दिया गया था। प्रत्येक संघीय अनुदान के साथ एक विशिष्ट निष्पादन स्थान जुड़ा होता है, यानी वह देश जहां इसे खर्च किया जाना था। अमेरिका संघीय व्यय के आधिकारिक ओपन डेटा के अनुसार 2008 के बाद से भारत में कोई यूएसएड वित्त पोषित सीईपीपीएस प्रोजेक्ट नहीं है। बांग्लादेश में इस अनुदान का इस्तेमाल अमर वोट अमर कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसे जुलाई 2022 में स्वीकृत किया गया। इस कार्यक्रम को बाद में नागरिक कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार ढाका विश्वविद्यालय में स्थापित अप्लाइड डेमोक्रेसी लैब को भी यूएसएड और आईएफईएस के सहयोग से बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में 544 युवा कार्यक्रम और 170 लोकतंत्र सत्र आयोजित किए गए। अब आपको बताते हैं कि जैसे ही खबर अमेरिका से भारत पहुंची कि 21 बिलियन डॉलर भारत में
वोटर टर्नआउट के नाम पर जारी किए गए हैं, तो इसको लेकर भारत की सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत में चुनावी फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी से देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। इससे पहले भाजपा ने इस कथित फंडिंग को भारत में विदेशी हस्तक्षेप करार दिया और इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। हालांकि कांग्रेस ने भारत को पैसे मिलने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे को बकवास करार दिया और अब यूएस एड कि ये कथित फंडिंग भारत के लिए थी या बांग्लादेश के लिए, इस पर अब बहस चल पड़ी है। दरअसल भारत को मिले इस कथित फंड पर बहस के बीच अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है कि ये पैसा बांग्लादेश को दिया गया है, ना कि भारत को। इस खबर के बाद भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कथित फंडिंग पर भाजपा और कांग्रेस के बीच रार चालू हो गया है। भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इसमें जो 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग के रेफरेंस को गलत तरीके से पेश किया गया है। जी हाँ, जो इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात का दावा किया था कि ये बांग्लादेश को दिया गया है, उसको लेकर अमित मालवीय ने कहा कि ये जो रेफरेंस दिए गए हैं वो गलत तरीके से पेश किए गए हैं, जिसका मकसद भारत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना था। दूसरी ओर इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा को राष्ट्र विरोधी करार दिया है और कहा है कि भाजपा ही सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रही है, उसने ही कांग्रेस सरकारों को अस्थिर करने के लिए बाहरी ताकतों की मदद ली। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की तरफ भी उठाई उंगली। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्मृति ईरानी की जीवन में बताया गया है कि उन्होंने भारत में यूएस एड की गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम किया। क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट थे? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खरगे की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह कमाल है, हमें आखिरकार भाजपा के पसंदीदा सवाल का जवाब मिल गया। रसोई में कौन था? जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट स्मृति ईरानी निकली। भाजपा की स्मृति और यूएस एड के रिश्ते पर भी सफाई दी। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि WHO ने स्मृति ईरानी को 2002-2005 तक ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। उस समय वह टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी की अपार लोकप्रियता के कारण घर घर में जानी जाती थी। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी वाले WHO के अभियान का दिल्ली परिवहन निगम ने भी समर्थन किया था, जिसने अपनी बसों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की अनुमति दी थी। उस समय शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री थी और पवन खेड़ा उनके निजी सहायक के रूप में काम करते थे। खेड़ा तब दीक्षित की चप्पल और सूटकेस ले जाने जैसे छोटे मोटे काम करते थे। इस अभियान जैसे वास्तविक महत्व के मामले उस समय शायद उनके वेतन से ऊपर थे। आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है, उसके बाद अब यह समझ में आने लगा है कि ये पूरा जो मामला है वो इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है कि भाजपा को इसमें कांग्रेस दोषी नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी बात को अपने पेपर से उजागर किया है, उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि यह रकम बांग्लादेश के लिए जारी की गई थी। ट्रंप के भाषण के बाद उपजे इस बड़े विवाद को लेकर यह तो सरकार की चिंता जताना बहुत ही वाजिब था कि किसी देश के द्वारा जब दूसरे देश में वोट मैनेजमेंट को लेकर इतनी बड़ी फंडिंग की जाती है, तो बिल्कुल निश्चित ही एक बड़ी चिंता का विषय बनता है कि ये उस देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर एक गंभीर हमला है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित ही भारत सरकार का चिंतित होना जायज़ है और इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, यह भी तय है। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आखिर
क्या कुछ मामला है, ताकि इसे पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन फिलहाल इन पूरे मामले में दोनों पार्टियां अपना राजनीतिक उठाव पछाड़ का दांव पे चला रही हैं और एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रही हैं। इस पूरे मामले में भाजपा कांग्रेस के बीच में जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है तो मामला और ही तीसरी तरफ निकल पड़ा है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ बात निकल कर सामने आने वाली है, यह तो अभी तुरंत में कहना सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भाषण हुआ है, उससे यह तो निश्चित है कि अमेरिका कुछ देशों को वोटर मैनेजमेंट के नाम पर, वोटर टर्नआउट के नाम पर ऐसे फंडिंग जारी करता है। और अगर ऐसे फंडिंग किसी देश के लिए जारी होते हैं तो वो जिस भी देश के लिए जारी हो, यह उनकी आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर सवाल तो खड़े करता ही है। भारत के मामले में फिलहाल क्या है इस रिपोर्ट की अंतिम क्या कह सकते हैं कि निर्णय, यह तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से सुरक्षा को देखते हुए इसकी जांच की बात की है, वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। क्योंकि किसी भी देश की अगर, और भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र देश में अगर इस तरीके से पैसों से कुछ मैनेजमेंट की बात होती है तो यह बहुत ही एक सवाल खड़ा करता है किसी लोकतंत्र के ऊपर कि उसके देश में के बाहर से कोई देश उसके देश का लोकतंत्र को नियंत्रित करने का पावर रखता है, वो भी पैसों के दम पर। तो सरकार इस पूरे मामले को देख रही है, क्या कुछ निकलता है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरे देश में इसको लेकर जबरदस्त रूप से चर्चा है। भाजपा, कांग्रेस, पेपर्स, मीडिया और अन्य दल भी इस पूरे मामले को लेकर अपने बयानबाजी जारी कर रहे हैं। आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर जो चर्चा में है वह शिवराज सिंह चौहान के एक बयान के बाद आई है, जो उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट की टूटी सीट पर दिया है और कहा है कि ऐसी टूटी सीट अगर इंडियन एयरलाइंस अपने यात्रियों को देती है तो उसे सोचना चाहिए कि वह देश में क्या कुछ सेवा आप लोगों को, फ्लाइट के पैसेंजर्स को प्रोवाइड करवा रही है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करना पड़ा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। शिवराज के गुस्से पर एयर इंडिया ने बाद में माफ़ी भी मांगी। एयर इंडिया ने शिवराज के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि प्रिय महोदय, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया निश्चिंत रहें, हम इस मामले को ध्यान से देख रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हम आपसे बात करने का अवसर पाकर प्रसन्न होंगे। कृपया हमसे संपर्क करने के लिए सुविधाजनक समय पर हमें डीएम करें। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के साथ देश भर के किसान अपनी ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी टूटी कुर्सी को कोस रहे हैं। इनकम डबल नहीं हुई है, किसान दुगना घाटा झेल रहे हैं। एमएसपी पर सरकारी झूठ सहन कर रहे हैं, खाद, बीज, बिजली की कमी भी देख रहे हैं। लेकिन लग्जरी लाइफ स्टाइल वाले मंत्री जी को किसानों की यह तकलीफ दिखाई नहीं देती। ना किसान का पसीना दिखता है, ना परिश्रम। एयर इंडिया ने गलती की, केवल कुर्सी बदली है ताकि कुर्सी पर बैठकर किस्मत को कोसने वाले किसानों का दर्द समझ सके। आपको बता दें कि इस मामले में शिवराज सिंह चौहान, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वह खरा बोलते हैं, आज इस मामले पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है उसका लब्बो-लुबाब यह है कि टाटा को इंडियन एयरलाइंस की कमान सौंपते समय इसके बेहतर सुधार की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन जिस तरीके से इंडियन एयरलाइंस के विमानों का संचालन हो रहा है उसे देखकर लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विमानों की हालत में सुधार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आम यात्री किस तरीके से परेशान होता है यह उसका एक छोटा सा उदाहरण है। जब एक वीवीआईपी को इस तरीके की कुर्सी आवंटित कर दी जा सकती है तो आम पैसेंजर की वहाँ कौन सुन सकता है। आपको बता दें कि आम पैसेंजर
इन सब चीज़ों पर ऊंची पहुंच नहीं रख पाता है जिस तरीके से मंत्री शिवराज सिंह चौहान रख पाते हैं कि उनके एक ट्वीट के बाद पूरा का पूरा इंडियन एयरलाइंस खड़ा होगा और पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। अगर यह किसी एक आम आदमी के साथ हुआ होता तो क्या इंडियन एयरलाइंस इस तरीके से उस आदमी के साथ व्यवहार करती, उससे पूछती कि आपको क्या तकलीफ हुई है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपकी नाराज़गी की वजह क्या है। ऐसा नहीं होता है आम जिंदगी में। लेकिन एक मंत्री ने जब इस सवाल को अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया तो आपको पता है कि पूरा का पूरा इंडियन एयरलाइंस उनके सामने खड़ा हो गया है और अपनी गलती को मानने के बाद इसमें सुधार की गुंजाइश पर बात उन्होंने की है। कोई गलत चीज अगर है, एक रास्ता ये है कि कुछ मत बोलो, लेकिन मुझे लगा कि सवाल मेरा नहीं है। अगर बाकी यात्रियों को भी तकलीफ होती है तो ये चीज मैनेजमेंट को उनके पता चलना चाहिए ताकि आगे ये स्थिति ना बने। पैसा अगर ले रहे हैं तो हम ठीक से सुविधाएं देने का काम भी करें। एक केंद्रीय मंत्री आज की जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वह है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। जी हां, आपको हम बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं। वनडे के जो क्रिकेट मैचेस हैं, भारत के जो मुकाबले हैं वो अबू धाबी में होने वाले हैं और बाकी के पाकिस्तान में होने वाले हैं, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेजबान देश है वह पाकिस्तान है और भारत ने पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों से खेलने पर इनकार कर दिया था। आपको बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो सबसे चर्चित मुकाबला होने वाला है वह रविवार यानी कि कल 13 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों देशों की टीमें आईसीसी इवेंट के अलावा कोई सीरीज एक दूसरे के संग नहीं खेलती। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया, लेकिन टीम मेजबान पाकिस्तान को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वह पहला मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ा है। करो या मरो वाले मैच में रिजवान की कप्तानी वाली पाकिस्तान जीतने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच बुरी तरीके से हार गया था। न्यूजीलैंड ने उसे 60 रनों से हार का मजा चखाया था। इसके बाद मेजबान नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। पाकिस्तान की ताकत उसकी गेंदबाजी है, लेकिन पहले मैच में उसके सबसे स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी एक भी विकेट नहीं ले पाए। पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी भारत के मुकाबले काफ़ी खराब नज़र आ रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जब नहीं चलते तब भी टीम इंडिया विरोधियों को आसानी से हरा देती है। शुभमन गिल, केएल राहुल काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, रोहित शर्मा भी फॉर्म में है और ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ही रोहित शर्मा का फॉर्म वापस लौट कर आया है। ऐसे में पाकिस्तान भारत को हरा दे ऐसा काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। भारत की गेंदबाजी भी पहले मैच में कमाल की रही। शमी ने 5 विकेट चटकाए। स्पिनर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले शनिवार को टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुकाबला है, लेकिन किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच फाइनल ही होता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को वायरल बुखार हुआ है। भारत और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी भिड़ंत 2017 में हुई थी। दोनों देश ग्रुप स्टेज और फिर सेमीफाइनल की चुनौती को पार कर फाइनल में आ पहुंचे थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाक टीम ने पहले खेलते हुए 338 रन बना डाले। भारतीय गेंदबाजों की फखर जमान ने जमकर कुटाई की, जिन्होंने 114 रन की पारी खेली। जमान ने आउट होने के बाद मोहम्मद हफीज पर भी बड़े शॉट खेलने का भूत सवार था। हफीज ने 37 गेंद में 57 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी से रेट में रन लुटाए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के गत विजेता के रूप में आई भारतीय टीम के सामने फाइनल में 339 रनों का विशाल लक्ष्य था। मोहम्मद आमिर की तेज और स्विंग होती गेंदों ने
भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। 33 रन के स्कोर तक रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली की त्रिमूर्ति पेवेलियन लौट चुकी थी। युवराज सिंह कुछ देर क्रीज पर डटे रहे, जिन्होंने 22 रन बनाए। उनके अलावा MS धोनी और केदार जाधव महज 9 रन बनाकर आउट हो गए। नंबर 7 पर बैटिंग करने आए हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी में परिपक्वता दिखाई। उनके 76 रनों की बदौलत ही भारत 150 के स्कोर को पार कर पाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल रहा था। टीम इंडिया कुल 158 रनों पर सिमट गई। इस तरह पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी यानी कल रविवार को खेला जाएगा। इस दिन भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यह महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह मैच नॉकआउट मुकाबले से कम नहीं है। भारत और पाकिस्तान का मैच आप भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से देख सकेंगे। इस महामुकाबले का टॉस दोपहर 2 बजे होगा। बता दें, पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सारे मैच हाइब्रिड मॉडल की तर्ज पर पाकिस्तान की जगह दुबई में खेले जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए BCCI ने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया था, और इस फैसले के पीछे मुख्य जो कारण था, वो मुख्य जो वजह सामने निकल कर आ रही है, वह है भारत चाहता है कि सुरक्षा कारणों से वह वहां पर मैच ना खेले, क्योंकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों को उस तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी जिस तरीके से अन्य देशों के लोगों को मिलती है। और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खियाँ हैं, इसे देखते हुए BCCI ने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया। आज की चर्चा में बस इतना ही। इसी तरह आपसे कल फिर यहीं पर मुलाकात करेंगे जन सरोकार के किसी खास मुद्दे को लेकर, किसी खास समस्याओं को लेकर, किसी खास खबर को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।